पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ी पहल देखने को मिली। आयोग ने देशवासियों को रिमोट वोटिंग की सुविधा देने पर काम किया। गृहनगर से दूर बसे नागरिकों को मिलेगी रिमोट वोटिंग की सुविधा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर सरकार की कार्रवाई लगातार जारी। एनआईए ने आज केरल में पीएफआई के खिलाफ की छापेमारी सुबह से ही चल रही है छापेमार कार्रवाई। उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने कहा समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का किया गया गठन। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह बने अध्यक्ष। त्रिपति परीक्षण के बाद दिया जाएगा आरक्षण, उसके बाद होंगे निकाय चुनाव। मुख्यमंत्री ने राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की बैठक में राजस्व संग्रह पर जताया संतोष का। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए लखनऊ में एग्री मॉल का किया जाएगा निर्माण। गोरखपुर में भूमाफिया जवाहर यादव के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर एक्ट के तहत 158 करोड़ की संपत्ति की गई जब्त। 400 करोड़ से अधिक की संपत्ति की गई चिन्हित। और अब खबरें विस्तार से। चुनाव आयोग की एक बड़ी पहल देखने को मिली है, जहां देशवासियों को रिमोट वोटिंग की सुविधा देने पर काम शुरू होगा। गृहनगर से अन्य जगहों पर बसे नागरिकों को रिमोट वोटिंग की सुविधा मिलेगी। अब देश में कहीं से भी अपने गृह मूल निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान संभव होगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए केरल में प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के कई स्थानों पर छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक एजेंसियों ने छापेमारी आज सुबह तड़के 4 बजे शुरू की, जो पीएफआई से संबंधित 56 स्थानों पर की जा रही है। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले ही केंद्र ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया था। इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ के नगर निकाय चुनाव पर बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के निर्णय देने के बाद प्रदेश की राजनीति का पारा चढ़ गया था। सरकार ने पहले दिन ही अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा था कि हम बिना पिछड़ों को आरक्षण दिए नगर निकाय चुनाव नहीं कराएंगे, भले ही इसके लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़े। त्रिपति के परीक्षण के बाद चुनाव कराने के लक्ष्य पर आगे बढ़ते हुए सरकार ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया है। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह इसके अध्यक्ष नामित किए गए हैं। वहीं सेवानिवृत्त आईएएस चोप सिंह वर्मा, सेवानिवृत्त आईएएस महेंद्र कुमार, भूतपूर्व अपर विधि परामर्शी संतोष कुमार विश्वकर्मा और पूर्व अपर विधि परामर्शी ब्रजेश कुमार सोनी को सदस्य नामित किया गया है। आयोग एवं अध्यक्षकों की नियुक्ति 6 माह के लिए की गई है। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने यह अधिसूचना निर्गत की है। तो आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 268 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 182 मरीज उपचार कराकर स्वस्थ भी हो चुके हैं। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.17% दर्ज की गई है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.11% है। वर्तमान में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 3552 है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संचालक मंडल की 166वीं बैठक की। इसकी अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद द्वारा किसानों का हित ध्यान रखते हुए किया जा रहे प्रयास सराहनीय है। मंडी शुल्क को न्यूनतम करने के बाद भी राजस्व संग्रह में मंडियों का अच्छा योगदान है। चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल से नवंबर तक 972 करोड़ रुपए से अधिक की आय मंडी परिषद
को हुई है। हमें इस वित्तीय वर्ष 1500 करोड़ रुपए के राजस्व संग्रह के लक्ष्य के साथ काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अनेक नीतिगत प्रयास किए जा रहे हैं। प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए भी योजनाबद्ध तरीके से कार्य किए जा रहे हैं। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, उत्पाद की ब्रांडिंग हो, सही बाजार मिले, इसके लिए राजधानी लखनऊ में एग्री मॉल स्थापित किया जाना आवश्यक है। इस अवसर पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, कृषि विपणन राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, निदेशक मंडी परिषद अंजनी कुमार सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल बलरामपुर में बरदोलिया में पन्ना प्रमुखों से मुलाकात की। उन्होंने पन्ना प्रमुखों से पार्टी के कार्यों में जी जान से जुटने के निर्देश भी दिए। जहां मुड़ीला में मतदाताओं से सीधा संवाद करते हुए सरकार की नीतियों और योजनाओं के बारे में आम लोगों से राय ली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से देश में लगातार प्रगति हो रही है। विपक्षी पार्टियां इस विकास में व्यवधान डालने के लिए रोज कोई न कोई साजिश रचती है, जिसे हमें नाकाम करना है। पार्टी की नीतियों की जानकारी आम जन तक पहुंचे, ये कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। अब हम लोग सिर्फ अपने गांव तक ही सीमित सोचते हैं। महिलाओं की दृष्टि से खुले में शौच या शौचालय का महत्व समझते हैं, लेकिन 7 लाख बच्चे प्रति वर्ष खुले में शौच के कारण मक्खी वहाँ बैठती है। मक्खी बैठने के बाद बच्चे के पास जाती है, बच्चे के दूध पर बैठती है, बच्चे के खाने पर बैठती है, उसके बच्चों को डायरिया होता है तो प्रति वर्ष 7 लाख बच्चे मरते हैं। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कल अमरोहा में कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की। उन्होंने भाजपा कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की, जहां कलेक्टर सभागार में केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा भी की गई। तोहफापुर गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने गर्भवती महिलाओं को पोषण पोटली भी वितरित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियां देश को जोड़ने के लिए हैं। उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनकी भाषा भारत जोड़ने वाली नहीं लग रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर सबके लिए काम किया है। कहने को ये भारत जोड़ो यात्रा है, लेकिन इनके साथ साथ जो लोग जुड़ रहे हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने सदा नफरत फैलाई है। तो ये भारत जोड़ने की यात्रा है या नफरत जोड़ने की? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में भी और मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में भी सदा समय समय पर इस प्रकार की प्रवास रहते हैं। हमारे मंत्री परिषद के साथी भी भिन्न भिन्न प्रदेशों में, भिन्न भिन्न स्थानों में जाकर के सरकारी कामकाज का भी जायजा लेते हैं। योजनाएं किस हद तक धरती पर उतरी हैं, कितनी मात्रा में उतरी हैं, उसका भी एक जायजा लिया जाता है। अभी इसके तुरंत बाद हमारी प्रशासन के साथ बैठक होने वाली है। और उसके अतिरिक्त कल यहाँ पर एक छात्रों का कार्यक्रम था विश्वविद्यालय में, यंग वोटर्स को लेकर के। तो एक सामान्यता, एक क्रम के तहत इस सरकार में और इस संगठन में इस प्रकार की योजनाओं, इस प्रकार के प्रवास का एक क्रम रहता है, योजना रहती है, उसी के अंतर्गत है। और उत्तर प्रदेश चूंकि मोदी जी और योगी जी के डबल इंजन से चलने वाली सरकार है, जिस प्रकार यहाँ पर विकास बड़ी तेज गति से हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, उसको समझना, उसको देखना, उसका अनुसरण दूसरे प्रदेशों में करना, उसके लिए भी हमारे लिए एक मौका। तो वहीं प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज के जिला पंचायत सभागार में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा 7,724 स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को 50 करोड़ से अधिक सामुदायिक निवेश निधि हस्तांतरित की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार मातृ शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है। महिलाओं ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन राष्ट्र के हित में किया है। उन्होंने कहा कि जब तक महिलाएं सशक्त नहीं होंगी, ये देश सशक्त नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश
उसका जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र का राज्य की आजीविका मिशन है, उसके माध्यम से आज समूह की बहनों को रिवॉल्विंग फंड के रूप में प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर में लगभग 53 करोड़ रुपए की राशि समूहों को देने का काम किया गया है और समूह अच्छा काम कर रहे हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, महिलाओं का विकास हो रहा है, परिवार का विकास हो रहा है और रोजगार को लेकर के जो महिलाओं का उत्साह है वह निश्चित तौर से सराहनीय है। मैं सभी समूहों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और प्रयागराज के समूह और अच्छा काम करें, इसके लिए पूरा सहयोग करने का मैं सरकार की ओर से आश्वासन भी दिया हूं। अभी हमारे प्रदेश में 7 लाख समूह हैं, हम 10 लाख नए समूहों को और बनाने जा रहे हैं और जिस प्रकार से एक स्वर में सभी बहनें बताती हैं कि पहले महिलाओं का समूह का हिस्सा बनना परिवार की अनुमति नहीं मिलती थी, लेकिन आज परिवार भी अनुमति दे रहा है, अब महिलाएं भी जुड़ना चाहती हैं। ये शुभ संकेत हैं। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत योग्य मार्गदर्शन का परिणाम है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वो यूपी सरकार के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसका परिणाम है ये कि आज इस प्रकार से हम इस काम को आगे बढ़ा। प्रयागराज में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भाषण प्रतियोगिता में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे। इस मौके पर लोगों ने अटल बिहारी जी के बारे में अपनी राय रखी। उप मुख्यमंत्री ने इन्हें संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग जब अटल बिहारी जी के बारे में राय रख रहे हैं तब इसे विपक्ष के लोगों को भी सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को बनने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि सरकार ने सभी के लिए कार्य किया है। तो जैसे आजकल कोई अपराध होता है तो सीसीटीवी में अपराध की गतिविधियां कैद हुई, ऐसा पर देखते ना न्यूज़ में। लेकिन अपराध करने वालों को पकड़ने के लिए अपराध किया तो वो पुलिस करेगी, लेकिन पार्टी का सीसीटीवी कैमरा हर कार्यकर्ता के पीछे लगा हुआ है। आगरा की बेटी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर भाषण प्रतियोगिता के लिए चुनी गई थी। आगरा में सेंट जॉन्स कॉलेज में बीबीए की पढ़ाई कर रही जागृति चौहान 25 वक्ताओं में शामिल थी। इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा देश के लिए दिए गए योगदान, सर्व शिक्षा अभियान, युवाओं के लिए बनाए गए कार्यक्रमों और देश में भुखमरी से निजात दिलाने की उनकी नीतियों पर अपने विचार व्यक्त किए। स्कूल में, कॉलेज स्तर पर भी जागृति। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी जागृति चौहान को, जो हमारे बीच डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन उत्तर प्रदेश से मौजूद हैं और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगी। A leader is one who knows the way, goes the way and shows the way. The history of India is the evidence that this was Atal Bihari Vajpayee. A very good morning to respected dignitaries and my friends. This is Jagriti Chauhan, a proud NSS volunteer from the heartland of India, Uttar Pradesh. सबसे पहली बात तो अटल बिहारी वाजपेयी अपने आप में इतनी बड़ी पर्सनालिटी थे, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनका योगदान, उनकी इतनी सारी बातें, उनका इतना बड़ा योगदान रहा, उनको 3 मिनट में डिफाइन करना, उनके बारे में 3 मिनट में बताना काफ़ी कम रहा, बट लेकिन जितना अच्छा और जितना मैं बोल सकती थी मैंने उतना बोला। और अटल बिहारी वाजपेयी जी जो 3 बार प्रधानमंत्री जी के लिए चुने, 3 बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए थे, उनका योगदान, उनका सर्व शिक्षा अभियान, जो उन्होंने सोचा था कि उनको शिक्षा का महत्व पता था, इसलिए उन्हें सर्व शिक्षा अभियान लाया। उनको पता था कि हाँ, यूथ ही है जो हमारे फ्यूचर में इंडिया को सुधार सकती है, इंडिया की बैकबोन यूथ ही है। मैं बहुत अपने आप में गर्व महसूस कर रहा हूँ। मेरी बेटी जागृति चौहान ने दिल्ली पार्लियामेंट में जो स्पीच दी है, बहुत ही काबिले तारीफ, बहुत ही अच्छी स्पीच दी है, उससे मैं बहुत खुश हूँ। मेरा परिवार पूरा खुश है, मेरा कॉलोनी के सारे वासी बहुत खुश हैं और सब अपने अपने आप में गर्व महसूस कर रहे हैं।
बुलंदशहर के मडूना जाफराबाद गांव के रहने वाले 12वीं कक्षा के छात्र ललित कुमार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय की जयंती पर पार्लियामेंट में भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया। इस भाषण प्रतियोगिता में गए बच्चों को प्रधानमंत्री ने महापुरुषों के बारे में जानकारी दी। इन बच्चों को पार्लियामेंट घुमाया गया तथा फोटो सेशन भी कराया गया। बच्चे इसको लेकर बहुत प्रसन्न हैं और इसे एक सपने के सच होते जैसा मान रहे हैं। छात्र ललित कुमार ने कहा कि हम इन महापुरुषों के आदर्शों को आत्मसात करेंगे। जीता था नेशनल लेवल पर दिल्ली में मदन मोहन मालवीय जी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती में होने वाले कार्यक्रम में बुलाया गया। कार्यक्रम के दौरान हमें संसद भवन घुमाया गया। हमें बहुत अच्छा लगा। मैं देशवासियों से और छात्रों से अपील करता हूं कि ऐसे महान पुरुषों का अनुसरण करें। चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्दी करो यार प्लीज, जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश भर में अपराधियों और माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए चल रहे अभियान का असर गोरखपुर में देखने को मिला। खोराबर थाना क्षेत्र में भूमाफिया एवं हत्या में आरोपित जवाहर यादव पर गोरखपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 158 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है। लगभग 400 करोड़ से अधिक की संपत्ति को चिन्हित भी किया गया है। ये गोरखपुर पुलिस की किसी भूमाफिया के विरुद्ध अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। गोरखपुर के एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि जवाहर यादव बहुत बड़ा भूमाफिया है, जिसके ऊपर हत्या और जमीन कब्जा करने के कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। काफी धन अर्जित कर अपने और अपने परिजनों के नाम से चल अचल संपत्ति खरीदा गया है। उसी के तहत आज जब्तीकरण की कार्रवाई में कितनी संपत्ति जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में पिछले काफी महीनों से विभिन्न प्रकार के भू माफियाओं के खिलाफ एक अभियान छेड़कर कार्रवाई की जा रही है। उसी अनुक्रम में एक जमीनों की खरीद फरोख्त एवं कब्जे करना और उसी के अनुक्रम में हत्या करना, इस तरह के संगीन अपराध में एक व्यक्ति है जवाहर यादव खोराबार में, जिसके ऊपर गैंगस्टर अधिनियम के तहत कुल 400 करोड़ से अधिक की संपत्ति चिन्हित की गई है, जिसकी जब्तीकरण की जाएगी। अभी तक वर्तमान में 158 करोड़ की जब्ती की जा चुकी है। उन्नाव जनपद के हसनगंज तहसील के कुरूरा गांव में दुबई से लौटा युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ये दुबई से वापस लौटा था और दोबारा जाते समय लखनऊ में कराई गई जांच में ये पॉजिटिव पाया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने परिवार के 20 सदस्यों की कोविड जांच कर और प्रोटोकॉल के तहत उन्हें घर में ही आइसोलेट किया है। इसका सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। स्वास्थ्य विभाग एहतियाती सारे कदम उठा रहा है और लोगों को कोविड से बचाव की दवाएं भी उपलब्ध करा रहा है। ये 21 साल का एक लड़का है, इसका नाम विशाल कुमार है। ये इसको दुबई जाना था। दुबई इसने जाने के पहले अपना चेकअप कराया था, कोरोना चेकअप कराया था। एसिम्प्टोमेटिक ऐसा कोई लक्षण नहीं है, तो उसमें ये पॉजिटिव आया है। और इसके परिवार में 4 लोगों में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इनकी हो चुकी है और इसका सैंपल BF7 जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए KG में भेजा। ये आज करौरा गांव में एक कोविड पेशेंट की जानकारी प्राप्त हुई है। उसी के संबंध में MOIC हसनगंज और मैं और जो लोकल स्थानीय पुलिस है वो यहाँ पे आई हुई है। पूरे जो लोकेलिटी है उसकी सैंपलिंग जो है वो कराई जा रही है। इसके साथ ही यहाँ पे अभी बैरिकेडिंग का कार्य शुरू किया जाएगा, बैरिकेड कराया जाएगा। जो क्वारंटीन प्रोसीजर्स में 7 दिन की बैरिकेडिंग है और कोरोना जो प्रोटोकॉल है उसका पालन कराते हुए सभी लोगों की यहाँ पे सैंपलिंग के साथ सभी को दवाई का वितरण और सभी लोगों को आगाह किया जाएगा कि कोरोना के जो भी नियम है उनका पालन करते हुए
जो नियत 10 दिन का समय है, उस 10 दिन के समय में सबसे दूरी बना के रखें। बढ़ती ठंड को देखते हुए बाराबंकी में जिला प्रशासन ने सड़क किनारे असहाय और गरीब लोगों के लिए रैन बसेरे की व्यवस्था की है। इनको कंबल भी वितरित किए जा रहे हैं। रैन बसेरे में बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। रात्रि में सड़क मार्ग से जाने वाले लोगों के लिए ये सुविधा उपलब्ध है। शहर में अलाव भी जलाए जा रहे हैं। नगर पालिका और नगर पंचायतों ने रैन बसेरे की जिम्मेदारी संभाल रखी है। जिले के अधिकारी इन व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि हम लोग जो पब्लिक स्थल हैं उस पर रैन बसेरों की व्यवस्था करें। तो उसी के क्रम में हम लोगों ने जो बाराबंकी में जो रेलवे स्टेशन है और जो बस स्टैंड्स हैं, ऐसे समस्त जितने भी हैं जो हमारे नगर निकाय क्षेत्र है, उसमें हम लोगों ने ये व्यवस्था सुनिश्चित कराई है। ये जो भी व्यवस्था है यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है भैया। रजाई, गद्दा, कम्बल, सब कुछ, तकिया, कम्बल क्या बोलते हैं, सब बेड सब पड़ा हुआ है इसमें। बहुत बढ़िया व्यवस्था। जो अधिकारी आए थे भैया सब जाँच किए और जो कमी थी उसने पूरा किया। हम लेबर ही करते हैं साहब, ईंटा की गारा का काम करते हैं और लेबर हैं। ये बाराबंकी स्टेशन पे हैं हम, और रैन बसेरा भी लगा है योगी जी का, और बढ़िया सुविधा है फर्स्ट क्लास पढ़ने की, और तकिया, गद्दा, रजाई और पलंग को सब कुछ है व्यवस्था। खबर हापुड़ से है। हापुड़ में पुलिस ने अवैध केमिकल से बनने वाली नकली शराब को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग केमिकल से बनी अवैध शराब को मिस इंडिया मार्का की पैकिंग करके मिल्क वैन से तीर्थ नगरी हरिद्वार ले जा रहे थे। पुलिस ने इन्हें धनोरा के पास पकड़ लिया, जिसमें 2 तस्कर कैलाश चंद्र और संजय को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मिल्क वैन से बड़ी मात्रा में अवैध शराब और उससे जुड़ी सामग्री पकड़ी गई है। योगी सरकार अवैध शराब पर सख्त है, जिससे जनहानि को रोका जा सके। ये बुलंदशहर के रहने वाले हैं। इन अभियुक्तों के नाम कैलाश चंद और संजय है। इनके पास से शराब, अपमिश्रित शराब और अवैध शराब बनाने के उपकरण और भारी मात्रा में बरामद हुए हैं, जिनका विवरण मैं आपको दे रहा हूं। इसमें सबसे उल्लेखनीय बात है कि ये एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल जो कि 5 जेरिकेन में बरामद हुआ है इनसे। पूछताछ पे इन्होंने बताया है कि नकली रैपर और नकली मार्का की शराब बनाकर इस एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल की मदद से उसको डाइल्यूट करके यूरिया मिला के अपमिश्रित शराब ये बनाते थे। कि यहाँ यूपी में सख्ती की वजह से ये कार्य ये ट्रांसपोर्टेशन करके उत्तराखंड में करते थे। तो हालांकि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन फिलहाल ये इनसे बातचीत के क्रम में ये चीज नहीं है। देखिए, शराब उत्तराखंड में ले जाके और वहां बना के बेचने की बात आई है। कुछ इनके पास बनी हुई शराब भी बरामद हुई है, जिसको इन्होंने बताया है कि ये बनी हुई रखी थी इनके पास काफी लंबे समय से, क्योंकि ये यहाँ सख्ती चल रही है, इसको रियलाइज नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन करके। सीतापुर के रेवसा थाना क्षेत्र में कल देर रात एक सड़क हादसे में 24 मजदूर घायल हो गए, जिनमें 7 की हालत नाजुक है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि रेवसा कस्बे के रहने वाले कुछ परिवार छत्तीसगढ़ में मजदूरी करते थे। कल देर रात ये सभी 70 मजदूर अपने परिवार के साथ छत्तीसगढ़ जा रहे थे। तभी कोहरे के चलते रेवसा तंबोर मार्ग पर इटोरी के पास बस पलट गई और सड़क किनारे खाई में चले गए, जिसके कारण 24 मजदूर घायल हो गए। राजधानी लखनऊ में इनर व्हील क्लब के सहयोग से कल पैरा बैडमिंटन एथलीटों का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में जाने माने प्रतिष्ठित खिलाड़ियों ने भाग भी लिया। इस अवसर पर लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया ने खिलाड़ियों का अभिनंदन किया और उनके खेल प्रबंधन में आने वाली दिक्कतों के पूर्ण समाधान का आश्वासन दिया। इस अवसर पर बैडमिंटन कोच गौरव खन्ना ने कहा कि हमारी नजर अब पेरिस में होने वाले पैरालंपिक पर है। उन्होंने कहा कि इस बार हमारे मेडल की संख्या डबल करना हमारा लक्ष्य है। टोक्यो ओलंपिक में 4 मेडल की परफॉर्मेंस हुई है पैरा बैडमिंटन में। बेसिकली ये पूरा श्रेय इसका लखनऊ को है, यहाँ के लोगों को हो, यहाँ का डिपार्टमेंट है उसको है, और हमारी जो एकेडमी है एक्सीलिया स्कूल है उसको है, जहाँ के कारण हम लोग तैयारी कर पाए टोक्यो ओलंपिक की। परंतु इसके साथ आगे मंजिल थोड़ी टफ है, अभी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो गई है, कंपटीशन लेवल बढ़ गया है और पेरिस ओलंपिक 2024 में ऑलरेडी तिथियाँ घोषित हैं।
और टोक्यो ओलंपिक में तो जो हम कर पाए वो आपके सामने प्रदर्शन सामने ही है, परंतु आगामी पेरिस ओलंपिक में मैंने घोषणा करी है कि अगर ऊपर वाले ने साथ दिया और खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन जैसे कर रहे हैं, अभी जुझारू प्रदर्शन करते रहे, तो डेफिनेटली हमारे कम से कम मेडल की संख्या पैरा बैडमिंटन में ही 8 होगी, जिसमें नए चेहरे आपको दिखाई देंगे और महिला खिलाड़ी जो हैं एक महिला सशक्तिकरण की तरह उभर कर बहुत सामने आने वाले हैं और आपको नए चेहरे दिखाई देंगे जो कि पेरिस ओलंपिक्स में आप लोगों को देश को धूम मचाएंगे और राष्ट्रगान पे पूरे विश्व को खड़ा करेंगे। समस्याओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो भी हम लोगों से बन पड़ेगा, मैं पूरी तरह से योगी जी तक आपकी बात पहुंचे और हम सब नगर निगम भी आपकी जो सहायता कर सकता है और डिपार्टमेंट के सत्यप्रकाश जी हमारे साथ यहाँ पर हैं, डिसेबल्ड डिपार्टमेंट से हैं, वो भी पूरी तरह से आपके साथ यहाँ पर उपस्थित भी हैं और आपके साथ पूरी तरह से सपोर्ट भी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार जो भी सपोर्ट कर सकेगी वो पूरी तरह से, मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि सपोर्ट करेगी। I just started playing in Tamil Nadu and then I came to Lucknow for my grassroots training and then from there I am participating in international tournaments now and I got 3 bronze medals in World Championship. मेरा नाम मनदीप कौर है और मैं एक पैरा बैडमिंटन एथलीट हूँ और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ और अभी मैं लखनऊ में रह के प्रैक्टिस करती हूँ। आगे जैसे कि अभी 2023 में हमारे ओलंपिक क्वालिफिकेशन के टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाले हैं, तो और 2023 में एशियन गेम्स भी हैं, तो मेन गोल तो मेरा ओलंपिक में मेडल लाना है, बट उससे पहले मैं सारे टूर्नामेंट्स में अच्छा प्रदर्शन करना चाहती हूँ और मैं एशियन गेम्स में गोल्ड लेके आना चाहती हूँ। चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ी पहल देखने को मिली। आयोग ने देशवासियों को रिमोट वोटिंग की सुविधा देने पर काम किया शुरू। गृह नगर से दूर बसे नागरिकों को मिलेगी रिमोट वोटिंग की सुविधा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर सरकार की कार्रवाई लगातार जारी। एनआईए ने आज केरल में पीएफआई के खिलाफ की छापेमारी कार्रवाई। सुबह से ही चल रही है छापेमार कार्रवाई। उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का किया गया गठन। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह बने अध्यक्ष। ट्रिपल परीक्षण के बाद दिया जाएगा आरक्षण, उसके बाद होंगे निकाय चुनाव। मुख्यमंत्री ने राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद गोरखपुर में भूमाफिया जवाहर यादव के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर एक्ट के तहत 158 करोड़ की संपत्ति की गई जब्त। 400 करोड़ से अधिक की संपत्ति की गई चिन्हित। समाचारों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।